और हिंदुस्तान तो इसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रूफ है या जो गवाह है वो ये है कि इंडिया इज़ नंबर वन एंड। और हमने भी जो तरक्की की है हमारे इंडस्ट्री और इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही की है। उसी वजह से जिस पोजीशन में आज हिंदुस्तान है वहाँ पर हैं। और जहाँ तक न्यूट्रिशन का सवाल है, इंडिया किसी से कम नहीं है, तो ये काफ़ी शान की बात है और इसी वजह से इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो जितने भी इंडियन कंपनीज हैं एनिमल हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, वो एक्सपोर्ट के काबिल बने के ग्रोथ के लिए। पर तब भी कैपिटल की हमेशा कमी रही है। किसी ना किसी वजह से हमारे इंडस्ट्री में लोगों ने कैपिटल नहीं डाला है या डाल नहीं पाए हैं, वही कमी रही है। फीड एडिटिव्स, प्रीमिक्सेस और जेनेटिक्स और इंटीग्रेशन। और उसमें मैं इंटरनेशनल ट्रैवल मैंने काफ़ी कर रखी है और मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको फ़ायदे में ला रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट संस्था है और जो है मिलियंस ऑफ यूरोज वो लोग जो है इंडिया के लिए उन्होंने अलग रखी हुई है। 16 साल के बच्चे से लेकर 21 साल तक उनको जो है ये सिखाया जाता है कि एप्टीट्यूड कैसे होने चाहिए। हालांकि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी आज की तारीख में केवल शहरों में ही है, जिसमें इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का मतलब ही हुआ जो हिंदुस्तान में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है। आयुर्वेद में हमारे 500 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो पेटेंट हो सकती हैं, ना कोई फंड देता है, ना कोई गाइडेंस करता है, उसकी रिसर्च भी नहीं है। हाँ जी, हमारी जो भूमिका है फार्मर लेवल से ही है। अच्छी खबर ये है कि हमारे पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस सिलसिले में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और उसमें तरक्की भी हो रही है। और मैं ये मानता हूँ कि बोर्ड एकदम ज़रूरी है और बिल्कुल जल्द से जल्द होना चाहिए। उसमें सरकार भी हमारी मदद करे तो बिल्कुल वेलकम रहेगा। हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम हैदराबाद में हैं और मिल रहे हैं मिस्टर सेल्वन कानन से, जो कि एक फ्रीलांस कंसल्टेंट हैं और सीईओ हैं। वैल्यू कंसल्टेंट्स नाम से इनकी एक कंपनी है और इस इंडस्ट्री में, पोल्ट्री इंडस्ट्री में सन 1980 से हैं और इस इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी हैं। नमस्कार सेल्वन सर। नमस्कार दिनेश जी, हमको इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम लोग छोटा सा एक इंटरव्यू करेंगे आपके साथ और जैसे हम काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो मेरा उससे थोड़ा सा हटके एक पहला जो सवाल है कि इतना समय आपको हो गया इस इंडस्ट्री में, आपने कई दौर देखे इस इंडस्ट्री के। आप इस एनिमल न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में 1980 से हैं। आपने अपना करियर शुरू किया था 1980 में एक प्रीमिक्स एंड फीड एडिटिव कंपनी जो कि हैदराबाद में थी, वहाँ से आपने अपना करियर स्टार्ट किया। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर हम पीछे की तरफ देखें, लुकिंग बैक टुडे, व्हाट वाज द चेंज द मोस्ट ऑफ इंडियाज़ फीड इंडस्ट्री एंड व्हाट चैलेंजेस स्टिल रिमेन ऑन दिस इंडस्ट्री? थैंक यू दिनेश जी। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि 45 साल से इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और इस वजह से ये जो इसका एवोल्यूशन हुआ है और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हुआ है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। हाँ, फीड इंडस्ट्री बेसिकली जो है 1980 से लेकर अभी तक काफ़ी बदलाव आया है। उसमें फीड इंग्रेडिएंट की वजह से, ब्रीड की डेवलपमेंट की वजह से, मैनेजमेंट में चेंजेस की वजह से, इन सब से मिलकर जो है इसका जो एवोल्यूशन जो रहा है वो वक्त के साथ बदला गया है। और हिंदुस्तान तो इसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रूफ है या जो गवाह है वो ये है कि इंडिया इज़ नंबर वन इन मिल्क प्रोडक्शन, इट्स नंबर 2 इन एग प्रोडक्शन एंड एक्वा प्रोडक्शन, then it's also number 3 in chicken meat production and we can go on in that कि आप sheep और goat सब में देखोगे तो बफलो का जो है 52% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में ही है। तो इस लिहाज से हिंदुस्तान जो है एक यूनिक पोजीशन में है और हमने भी जो तरक्की की है
हमारे इंडस्ट्री और इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही की है, एंड वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। जी धन्यवाद जानकारी के लिए। आपने इंडिया में सबसे पहले ट्राउ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिको को इंट्रोड्यूस किया, उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो आप हिंदुस्तान में लेके आए, प्रीमिक्स फैक्ट्री शुरू की, उनके जो ऑपरेशंस थे दूसरी कंट्रीज़ में उसके बराबर आपने इंडिया में शुरू किया। इस सबसे बड़ा जो यूरोपियन न्यूट्रिशन है, इसमें हमें इंडियन मार्केट हम कहाँ खड़े हैं उस न्यूट्रिशन के मुकाबले में? हम इंडिया में एनिमल न्यूट्रिशन में किस मुकाम पे खड़े हैं? एवोल्यूशन तो काफ़ी हुआ है, तरक्की काफ़ी हुई है। उसी वजह से जिस पोजीशन में आज हिंदुस्तान है वहाँ पर हैं, और जहाँ तक न्यूट्रिशन का सवाल है, इंडिया किसी से कम नहीं है। इंडिया काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है, और सारे चीज़ जो हिंदुस्तान में बनते हैं। और आज की तारीख में जहाँ तक एनिमल हेल्थ की बात है, न्यूट्रिशन की बात है, फीड एडिटिव कंपनीज़ हैं या प्रीमिक्स कंपनीज़ हैं, वैक्सीन्स हैं, आज इस मुकाम पे हम जहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आज इंडिया में जो है ऐसा कोई मल्टीनेशनल नहीं है जिन्होंने अपना बेस प्रोडक्शन और मार्केटिंग इंडिया से ना की हो, तो ये काफ़ी शान की बात है। और इसी वजह से इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है, और एक अच्छी डेवलपमेंट जो हाल में हो रही है पिछले कुछ सालों में, कि इंडियन कंपनीज जो हैं एक्सपोर्ट वर्दी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए हैं। और जहाँ तक इसका सवाल है, वहाँ पर मैं जो है शान के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो जितने भी इंडियन कंपनीज़ हैं एनिमल हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, वो एक्सपोर्ट के काबिल बने और उसको काफ़ी प्रोग्रेस करें। तो इसका जो है काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है, पर काफ़ी नहीं है। हमने और इतना काफ़ी नहीं है, अभी और बहुत आगे जा। जी, केवल शुरुआत है। सर्कमस्टेंसेस काफ़ी अच्छे हैं और हमने उसमें बहुत ज़्यादा काम करना है। जब आप नोवेलटेक फीड लेके आए, आपने गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी से $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया में करवाया। आप ये इतना बड़ा इंसिडेंस कैसे कर पाए? इसमें एनिमल न्यूट्रिशन, हमारी सिचुएशन, उस गोल्डमैन सैक्स का इन्वेस्टमेंट आने के बाद हमारी एनिमल न्यूट्रिशन इंडस्ट्री कितनी और ग्रो हुई है? देखिए, इंडिया जो पॉपुलेशन के हद से नंबर 1 हो गया है सारे जहां में, और हमारी यंग पॉपुलेशन है, और जो है एग कंजम्पशन या फिर चिकन कंजम्पशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमारे यहाँ सारे चीज़ें जो ज़रूरत है इस एफिशिएंट एनिमल न्यूट्रिशन के ग्रोथ के लिए, पर तब भी कैपिटल की हमेशा कमी रही है। किसी ना किसी वजह से हमारे इंडस्ट्री में लोगों ने कैपिटल नहीं डाला है या डाल नहीं पाए हैं, वो एक कमी रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा जो है गोल्डमैन सैक्स का जो है इंडिया में प्रमोट करना उसी मकसद से था, ताकि हमको जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए और उसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ और आगे बूस्ट हो। और तो फिर वैसे भी हुआ, और आगे भी हमको काफ़ी आगे काम करना है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक प्रोडक्शन पैरामीटर है या एफिशिएंसी है या फिर जो कंजम्पशन है, उन सब में तरक्की ज़रूर हो रही है, पर उसके बावजूद हम जो है या तो फिर गवर्नमेंट से फंड्स और प्रमोट कर पाएँ, या प्राइवेट फंड्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, तभी इंडस्ट्री को प्रमोशन मिले। जी, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपने प्रैक्टिकल फार्मर लेवल से काम किया, फार्मर से लेके और इतनी डीप नॉलेज होने तक, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEO तक में भी आपने काम किया। तो आज के समय में इतनी जेनेटिक्स, एंजाइम, एडिटिव और इतना प्रिसीशन न्यूट्रिशन जिसकी हम बात करते हैं, व्हाट इनोवेशंस डू यू बिलीव विल शेप द फ्यूचर ऑफ पोल्ट्री फीड? सबसे बड़ा एडवांटेज हिंदुस्तान का ये है कि हमारे पास टैलेंट हिंदुस्तान में ही है, स्किल्स हिंदुस्तान में ही है। भले ही कुछ जेनेटिक्स हमने इंपोर्ट की हैं,
जी। पर उसके बावजूद जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, जैसे आप वीएच का भी मिसाल ले सकते हैं, हमने इम्पोर्टेड ब्रीड को भी यहाँ इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशंस, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल यूज़ करके जो फीड बनाया, उन सब के हिसाब से हमने ब्रीड को एक्लेमेटाइज किया है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा डिविएट करूं कि हमने जो है S-400 रशिया से मंगवाया है, पर उनसे कई गुना ज़्यादा हम कामयाब हुए उसको यूज़ करने के लिए इंडियन जुगाड़ की वजह से। खैर, जुगाड़ सही शब्द नहीं होगा यहाँ पर, हमारे जो DRDO के साइंटिस्ट हैं, BL के साइंटिस्ट हैं, उनके दिमाग से हमने इनकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दी कि जो मैन्युफैक्चरर्स है उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमने दिया है, जिससे हमने दुनिया को चकमा दिया है। तो हमारे पोल्ट्री जेनेटिक्स में तो हमारे जो ब्रीडिंग कंपनीज हैं बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मात दिया है। अगर हमारे लेइंग हेन्स की परफॉर्मेंस देखें या ब्रीडर्स की परफॉर्मेंस देखें तो मैनेजमेंट मैनुअल से बेहतर करने की जो है आदत सी पड़ गई है इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए। तो ये एक काफ़ी अचंभे वाली बात नहीं है हमारे लिए, पर दुनिया के लिए ज़रूर है। तो ये जो हमारी टैलेंट है, स्किल है और अपॉर्चुनिटी है, मार्केट है, ये सारे चीज़ें हमारे जो है सुनहरे दिन के जो है आशा दिलाते हैं। सर, मेरा आपसे अगला सवाल, आपकी कंपनी है वैल्यू कंसल्टेंट, आप वैल्यू कंसल्टेंट में क्या करते हैं और आपका क्या प्रोफाइल है? वैल्यू कंसल्टेंट क्या है और ये किस तरह की सर्विसेज हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को देती है? ऐसा है दिनेश जी, 42 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जिसमें मेरी रोल जो है फीड एडिटिव्स, प्रीमिक्सेस और जेनेटिक्स और इंटीग्रेशन, इन सब में रही है। तो उन सब का जो भी मेरे को ज्ञान मिला है, एक्सपोजर मिला है, उनका जो है फ़ायदा उठाने के लिए मैंने ये कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट की है, जिसमें मेरा उद्देश्य है कि हमारे फार्मर्स को हेल्प करें, हमारे इंडस्ट्री को हेल्प करें। और उसमें मैं इंटरनेशनल ट्रैवल मैंने काफ़ी कर रखी है और मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको फ़ायदे में ला रहा हूँ, जिसमें मैं इसी में फोकस करता हूँ कि जो है नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो, बिल्कुल उसमें मेरा फोकस है। और उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के अंडर जो है मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो इंडस्ट्री के प्रोड्यूस है या फिर कंपनीज हैं, फीड एडिटिव कंपनीज हैं, प्रीमिक्स कंपनीज हैं, वो किस तरह से यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएँ। बिल्कुल, मेक इन इंडिया को हम कैसे प्रमोट करें। बिल्कुल। तो उसमें जो है मैं अपना नॉलेज एज ए कंसल्टेंट शेयर करना पसंद करता हूँ। और इसमें मीडियम फार्मर्स, छोटे फार्मर्स, इन सब की मैं जो है फ्री में मदद करता हूँ, है ना। बहुत अच्छा। जी। और कुछ फॉरेन कंपनी से जो इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाह रही हैं, तो फिर मैं उनको मेरे बिजनेस एक्सपेंस में उनसे चार्ज करता हूँ। फिर मेरा आखिरी मकसद यही है कि इंडस्ट्री को मैं कैसे हेल्प कर पाऊँ और कैसे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो यही मेरा मेन मकसद है और उसमें काफ़ी हद तक मैं खुश हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। हमने अभी देखा और सुना भी कि आप अपने जो काम के प्रति तो आपकी वो है ही, उसके अलावा आप सामाजिक और धार्मिक कुछ संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। एनजीओ बेस्ड एनजीओ हैं जो जिनके लिए आप नोबल कॉज करते हैं। आपको ये प्रेरणा, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली और ऐसे कौन से क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या वो संस्थाएं हैं जिससे आप जुड़े हैं और वो किस तरह से रूरल डेवलपमेंट में यूथ की एजुकेशन के लिए या हमारी इंडस्ट्री को कहीं उससे फ़ायदा मिलता है? हाँ जी, बहुत अच्छी सवाल है। मेरे को संतोष मिलता है जब मैं किसी और के काम आ सकूं, सेटिस्फैक्शन। हाँ जी, तो उसमें जो भी मेरे को अभी तक मिला है, जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो केवल जो है भगवान की मर्ज़ी से और उनके ब्लेसिंग से मिला है। और इसका जो है मैं वापस उद्धार इसी तरह कर सकता हूँ कि जो मैं ये अपने दूसरे लोगों से बांट सकूँ। तो मेरा मकसद वही है कि मैं कैसे दूसरों के काम आ सकूँ,
तो उसी मकसद से मैंने रिसेंटली कुछ संस्थाएं से जुड़ा हूँ। एक तो है PUM, उसको जो है वो नेदरलैंड्स गवर्नमेंट की नॉन प्रॉफिट संस्था है, और जो है मिलियंस ऑफ यूरोज वो लोग जो है इंडिया के लिए उन्होंने अलग रखी हुई है, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया के लिए, जिसमें वो पूरा ज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्किल्स फ्री में देते हैं। रिलेटेड विद 17 सेक्टर्स हैं, कई सेक्टर्स हैं, जिसमें पोल्ट्री भी है, उसमें पोल्ट्री है, डेयरी है, और बहुत काम हो रहा है डेयरी में। पोल्ट्री में भी काफ़ी काम हो रही है पिछले 30 साल से। कुछ लोग 30 साल से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें जो है वो नेदरलैंड्स गवर्नमेंट डच स्पेशलिस्ट को स्पॉन्सर करती है, जो हिंदुस्तान में आके पर्सनली यहाँ पर रहकर, फार्मर के साथ रहकर उनको सिखा के फिर वापस जाते हैं। तो ताज्जुब की बात ये थी कि इस बारे में काफ़ी लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मुझे पता चला 1 साल पहले, तो तब से मैंने इस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, और इसका प्रचार मैं हर अपॉर्चुनिटी में करता हूँ। तो आपके द्वारा भी मैं सब फार्मर्स को या कंपनीज को जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसका जो है साइट है www.pum.nl है, तो उससे वो खुद ही जाके विजिट करके, और पूरा डिजिटाइज्ड है, आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक सेवा है। इसके अलावा मैं काफ़ी खुश हूँ ये बताते हुए कि 1 महीने पहले दूसरी एक काफ़ी बड़ी संस्था की शुरुआत हुई है, जिसका नाम है इंडिया राइजिंग फाउंडेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए जो है डोनर इनेबल फंड रेज कर रही है, जिसमें काफ़ी नेक इरादे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि कम से कम 10 लाख लोगों के लिए वो जो है 99 रुपये में 21 घंटे की ट्रेनिंग ऑनलाइन देते हैं, जिसमें 16 साल के बच्चे से लेकर 21 साल तक उनको जो है ये सिखाया जाता है कि रिसर्च की एप्टीट्यूड कैसे होने चाहिए, है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाता है। जी, वो हो गया बेसिक वॉलंटियर लेवल में। दूसरे लेवल में 51 घंटे की इसमें 999 रुपये में वो लोग जो है नेक्स्ट स्टेज पर इसकी एडवांसमेंट कैसे दी जाए, ये पूरी जो डिटेल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 9999 में आप जो है ज़िंदगी भर वो ट्रेंड लोग जो हैं, जिनको फेलोज फॉर रिसर्च की डेजिग्नेशन दी जाती है, उससे निचला वाला जो है चैम्पियन है, उससे नीचे वाला वॉलंटियर कहलाता है। तो यहाँ पर जो है हम 10 लाख 1 मिलियन फेलोज फॉर रिसर्च के अंतर्गत सबको हिंदुस्तान में ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ताकि ये जो है हमारे हिंदुस्तान के गाँव में हमारे जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं, वो ज़रूरी नहीं शहर से आए, है ना। हमारे टैलेंट सारे हिंदुस्तान में हैं। बिल्कुल हैं। आप जो इसरो के साइंटिस्ट देखेंगे या फिर हमारे क्रिकेटर्स देखेंगे, जो है वो लोग ज़रूरी नहीं शहर से हैं। हालांकि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी आज की तारीख में केवल शहरों में ही है। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी जो मकसद ये है, इसमें 12 डोमेन्स हैं, जिसमें जो है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन है, जिसमें स्टेम है, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर है, जिसमें इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम का मतलब ही हुआ जो हिंदुस्तान में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जिसमें हमारे आयुर्वेद आ जाता है, जिसमें उपनिषद आ जाते हैं, वेद ज्ञान आ जाता है, उन सबको कंप्यूटराइज करके, डिजिटाइज करके, जहाँ तक हो सकता है आयुर्वेद में हमारे 500 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो पेटेंट हो सकती हैं, पर उसके लिए ना तो हमारे यहाँ कोई फोकस है, ना तो कोई संस्था है, ना कोई फंड देता है, ना कोई गाइडेंस करता है, उसकी रिसर्च भी नहीं है। हाँ जी। उसके अलावा हमारी ओपन रिसर्च लैब भी है, जिसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टरेट हो या कोई PhD हो, कोई भी जो जिनके पास आइडियाज़ है, जिनके पास ज्ञान है, वो बगैर प्री क्वालिफिकेशन के उनको वेलकम किया जाता है, ताकि यहाँ पर आके वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव लिया गया है, और हम इसकी जो है रिस्पांस भी काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि जो CSR के कंपनीज हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको फंड चाहिए रिसर्च के लिए वो भी आ सकता है, और ये इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म रहेगी
कि जिसमें जो आगे हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सर। मेरा एक अलग से थोड़ा सवाल आपके बारे में, आपको इस इंडस्ट्री में 45 साल का एक्सपीरियंस है, 45 साल से आप इंडस्ट्री में हैं। थोड़ा ब्रीफली बताइए कि आपका इस इंडस्ट्री में, पोल्ट्री इंडस्ट्री को आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया इस इंडस्ट्री के लिए? जी, मेरा कंट्रीब्यूशन, एक तो पहली बात यह है कि मैं इंडस्ट्री को मैंने कभी छोड़ा नहीं। एंड वो बोलते हैं मोची अच्छे जूते इसीलिए बनाता है क्योंकि कुछ और करता नहीं है। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे जो है मेरे को काफ़ी लाभ हुआ है। और मैं जितनी भी कंपनियों में मैंने काम किया है, काफ़ी सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन मैंने किया है। और मेरा मकसद हमेशा फार्मर ही रहा है। हमारी जो भूमिका है फार्मर लेवल से ही है। तो जो भी चीज़ मैं करता हूँ, आज की तारीख में भी जो हमने सोशल सर्विसेज की मैंने जो बात की है वो फार्मर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम तो उसमें मेरा मेन कंट्रीब्यूशन के फार्मर की तरह से जब मैंने काम किया है, मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है। और खैर मेरे जैसे काफ़ी लोग इंडस्ट्री में जो मेरे से बेहतर कंट्रीब्यूट किए हैं, पर मेरी लेवल में मेरा यही कहना है कि आगे हमने बहुत काम करना है। हालांकि नंबर के तौर पे अगर हम 1 2 3 4 भले ही हमारे एनिमल प्रोटीन के इंडस्ट्री में कह लें, तब भी पर कैपिटा कंजम्पशन के हद तक, एक्सपोर्ट के हद तक, स्कोप ऑफ क्वालिटी और ब्रांडिंग और सेल्स प्रमोशन में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो हमने अभी काफ़ी काम करना है। पर सबसे अच्छी बात जो मेरे को आपसे शेयर करने के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ उस बात से कि जो अभी यंगर जनरेशन आ रही है जी, उन लोगों को मौका है कि उनको बढ़िया बैकग्राउंड मिल रहा है अपने प्रीवियस जनरेशन से, जहां उन्होंने मेहनत की है कि जो प्रीवियस जनरेशन है उन्होंने जो प्रोडक्शन में जो है दुनिया के जो है टॉप में है। हाँ जी, चाहे एग नंबर्स हो गए या फर्टिलिटी हो गई बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या हैचेबिलिटी हो गए हैं, या चिक क्वालिटी है। तो प्रोडक्शन के हद तक जो हिंदुस्तान तकरीबन सबको पीछे छोड़ गई है। आगे हमको फोकस इसी में करना है, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, वैल्यू एडिशन में, ताकि हम मिडलमैन जहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा पैसा निकल जाता था उससे, वो कर सकें। और फर्दर प्रोसेसिंग में अगर हम जो है कोल्ड स्टोर यूज़ कर सकते हैं, तो फिर जो सीजनल वेरिएशन जो आती है उसको हम जो है कंट्रोल कर सकें। और वैल्यू एडिशन में जो है हमारी रियलाइजेशन बेहतर हो जाए, ताकि जो है हम जो है हर रोज़ मंडी के रेट से थोड़ा दूर हो सकें या बेहतर हो सकें। तो फ्यूचर उसी में है, मार्केटिंग में। और हमने थोड़ा क्वालिटी और बढ़ानी है ताकि हमारा मकसद ये हो कि एक्सपोर्ट के लायक हो। जब हमारी चिकन और अंडे एक्सपोर्ट के लायक हो जाएं, तो हिंदुस्तान का डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है एज फार एज क्वालिटी एंड ब्रांडिंग। एंड लोग तैयार हैं एक्स्ट्रा रुपया 2 रुपया देने के लिए, जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपका थोड़ा सा आइडिया जानना चाहूँगा, जो हमारा ब्रॉयलर इंटीग्रेशन जो है, हम लोग जैसे मैं भी कहीं विज़िट करता हूँ तो अमेरिका, ब्राज़ील, तो वहाँ सब वर्टिकल इंटीग्रेशन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ ही सब चलाती हैं, फार्मर नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ भी अब जो सुनने में आता है इंडस्ट्री में कि 5 या 10% सिर्फ इंडिविजुअल ब्रॉयलर फार्मर रह गए हैं। इंटीग्रेशन को लेके आपके क्या विचार हैं? हाँ, इंटीग्रेशन के हद तक काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है दिनेश जी, क्योंकि इसमें 2 साइड्स हैं और आप किस तरफ से इसको देखना चाहते हैं उस पर आपकी रिस्पॉन्स आएगी। पर इंटीग्रेशन जो है एक नेसेसिटी रही है इंडस्ट्री में। इंटीग्रेशन ज़रूरी बन गई थी, क्योंकि जो वेरिएशन इन हमारी जो इंडस्ट्री में होती है, उससे फार्मर को सीजनल लॉस उठाना, मतलब उससे बच नहीं पाता था। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें जो है, और अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें नुकसान उठाना साल में जो है एक मामूली सी बात हो गई थी। तो वैसे में नुकसान सहना टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से
मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की वजह से और डिजीज कंडीशन की वजह से, रेट फ्लक्चुएशन हाँ जी, तो उन सब से जो मार पड़ती थी फार्मर को, उससे उठना बहुत मुश्किल था। तो वैसे वक्त पर इंटीग्रेशन जो है एक भगवान की तरह से आए थे, ताकि फार्मर जो है वो तब भी एक टाई अप करके कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग में उनकी मिनिमम जो है इनकम गारंटीड थी, मिनिमम चिक क्वालिटी मिल जाती थी, बगैर फीड प्रॉब्लम के हाई क्वालिटी फीड की सप्लाई हुआ करती थी। तो एक बहुत बढ़िया मेल जोल सेटअप चल रहा था हुआ था, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली बची है। तो उस लिहाज से हमने इंटीग्रेशन को एक्चुअली एक बहुत बड़ा थैंक यू और धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से फार्मिंग कंटिन्यू हो पाई है। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम दुनिया में देखें, दुनिया हमसे तकरीबन 15-20 साल आगे है, जैसे वेस्ट और अमेरिका में, तो वो सारे जो है इंटीग्रेशन से ही बड़े हैं। तो हमारा फ्यूचर इंटीग्रेशन से ही है। हाँ, यहाँ तक ज़रूरी है, हर एक के दो चीज़ में दो पहलू होती है। तो कभी फार्मर एक्सप्लॉयटेशन का बारे में बोलता है इंटीग्रेटर से, पर इंटीग्रेटर भी जो है ना तो उनको गवर्नमेंट से फंड मिलती है, वो लोग खुद का पैसा लगाते हैं, बहुत बड़ा रिस्क इन्वेस्टमेंट लेते हैं। लगाते हैं। हाँ जी, वो लोग एक समाज सेवा कर रहे हैं, जहाँ पर सरकार आपको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती, वो भी फार्मर के लिए। इंटीग्रेटर जो है फार्मर की जो है भलाई, तो उनको डेफिनेटली एडवांटेजेस है ना। तो उसमें हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेटर अच्छा तो करते हैं, फिर कुछ फार्मर इंटीग्रेटर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि फार्मर भी सही। कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जहाँ पर जो है पिल्फरेज का लॉस होता है, चिकन का पिल्फरेज का, फीड का पिल्फरेज का, या इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से। तो वहाँ पर भी कुछ हद तक ऐसे जिसमें इंटीग्रेटर को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें हम बहस में न जाकर, वही आपने बोला कि ये डिबेटेबल बिल्कुल इशू है, तो जी जिस पे जितनी बात करेंगे वो करते रहें। हाँ पर जी। अल्टीमेटली जो सोल्यूशन है कि इंटीग्रेशन तो होगा जी, और फ्यूचर यही है। बिल्कुल इंटीग्रेशन होगा। अगर हम फार्म के चिकन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन होगा, उसी में हमने स्कोप बढ़ानी है। इंटीग्रेटर्स फार्मर्स को ऐसे स्कोप दे सकते हैं कि इस तरह की मैनेजमेंट हो ताकि एंटीबायोटिक ना यूज़ हो, इस तरह की मैनेजमेंट हो कि मतलब यूनिफॉर्म ब्रॉयलर आ जाए, इस तरह की ब्रॉयलर प्रोड्यूस हो जाए जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रेडी हो। उस टाइप के हायर लेवल पे जो है ग्रोथ के लिए टाई अप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फार्म चिकन की बात कर रहा हूँ, और जो कंट्री चिकन या लोकल चिकन के नहीं। बिल्कुल, हाँ जी, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल कि हमारे यहाँ वैसे तो ये इशू कई बार उठ चुका है कि जैसे कॉफ़ी बोर्ड है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, कैटल बोर्ड है, तो ऐसा ही कोई हमारा पोल्ट्री का भी बोर्ड या कुछ ऐसा जो पोल्ट्री डेवलपमेंट की बात करें, ऐसा कुछ बोर्ड होना चाहिए। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स के एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के तो बोर्ड्स हैं ही बिल्कुल, हैं। मंडी बोर्ड है या जी जी, तो पोल्ट्री को तो बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि हमारे पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस सिलसिले में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और उसमें तरक्की भी हो रही है। और मैं ये मानता हूँ कि बोर्ड एकदम ज़रूरी है और बिल्कुल जल्द से जल्द होना चाहिए। उसमें सरकार भी हमारी मदद करे तो बिल्कुल वेलकम रहेगा। जी, हमारे यहाँ एक मुद्दा और भी इशू उठा हुआ था, तो आप काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में, तो आपकी जानकारी दूसरे लोगों के लिए, सुनने वाले हमारे दर्शकों को बहुत अपडेट करेगी कि केज बैन हमारे यहाँ एक मुद्दा है जो लेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी एक तलवार थी सिर पे। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वो टेक्निकली अगर देखा जाए, क्या वो सही है या गलत है? केज बैन जो है ए पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री रही है जिसमें इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और इंडिया में उसके अभी भी उसके जो है फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर वो वेलफेयर की तरफ से बात करते हैं तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिसाइड्स पॉलिसी और वेलफेयर, टेक्निकली केज का एडवांटेज ये होता है कि आप केज में जो है नंबर ऑफ डिजीज़ेस कम होती हैं। जैसे फ्री रेंज में बर्ड फ्लू के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो केजेस में कम होती हैं जी। और केजेस में डेंसिटी आप अच्छी रख सकते हैं और डिजीज़ेस कम होती हैं बिकॉज लिटर से
ऊंचे हाइट में होती हैं, और नंबर ऑफ बर्ड्स आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ब्रीडर्स में आपको नंबर ऑफ मेल्स 15% की जगह आप 6% से ही संभाल सकते हैं। आप बढ़िया मेल्स चुन सकते हैं, और मिल्किंग एफिशिएंसी अच्छी होती है उसमें, और क्लीन एग्स आते हैं। हमारी फर्टिलिटी जो हैचेबिलिटी काफ़ी अच्छी आती है, अच्छी मात्रा में आती है। प्रोडक्शन परसेंटेज काफ़ी अच्छी आती है, और जो है क्लीन एग्स आती हैं। तो वैसे में डिजीज़ कंट्रोल में उनकी जो है फीचर्स, सेलेक्टिव बर्ड्स को ट्रीट कर सकते हैं, और वेमेंट एकदम सही कर सकते हैं। तो केजेस के तो बहुत ही फ़ायदे हैं, और उसका हम इंडस्ट्री में बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं वेलफेयर की तरफ से, कि अगर हमने केज का साइज़ बढ़ा दिया, या फिर और वेलफेयर मेजर्स, डेंसिटी कम की, वो सब कर सकते हैं। वैसे टेक्निकल एडवांटेज तो रहेगी, और हमारे लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि आज की तारीख में अंडे की कीमत जो है हिंदुस्तान में सारी दुनिया में सबसे कम है, और ये सब एडवांटेज जस्ट चली जाएंगी अगर हम केजेस से अलग होंगे। तो मेरे हिसाब से ये इसका जो है मॉडिफिकेशन होना चाहिए, पर कंसिडरिंग इंडियन पॉपुलेशन एंड कॉस्ट एंड एफिशिएंसी एंड एडवांटेज, हमने इसको जहाँ तक हो सके रिटेन करना चाहिए, और वेलफेयर के साथ ब्लेंड करके मैनेज करना चाहिए। बहुत अच्छा। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आपके हिसाब से, आप इतने समय से इंडस्ट्री में हैं, आपके हिसाब से पोल्ट्री इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, और उसमें हम आपकी सजेशन चाहेंगे, आपकी सुझाव जानना चाहेंगे, और वो सुझाव से हम इस इंडस्ट्री को कैसे बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, एज इट इज़ पोल्ट्री में तो नंबर्स में तो हिंदुस्तान ऑलरेडी आगे है, काफ़ी आगे। हाँ जी, पर यह कहकर हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि हमारी एक्सपोर्ट की जो मात्रा है बहुत ही कम है, या ना के बराबर है। तो वैसे में हमारे पास 208 कंट्रीज पड़ी हैं जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हमारी हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री है, या फार्मा इंडस्ट्री है, जो एकदम ऐसे ग्रोथ कर रही है। हम छा गए हैं सारे जहां में। तो हमको पोल्ट्री में भी हिंदुस्तान से बाहर निकलना है, हमने इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है। हमने इसका जो है एक पाउडर प्लांट डलवा कर जो है हम 20 गुना 30 गुना हमारे एक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और उसके प्राइसेस जो है बेहतर मिल सकते हैं। उसी तरह से हमारे फर्दर प्रोसेसिंग में, चिकन में जो प्रिजर्वेशन है या वैल्यू एडिशन है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा काम करना है। तो उसमें जो हमारी ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो हमारे पास ये तो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर अगर हम तरीके से करें, नुकसान का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। हमने एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया है, और इंडिया में जो है एज इट इज़ हम बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। उसके अलावा अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, वैक्सीन इंडस्ट्री की बात करें, हिंदुस्तान में वैक्सीन कोरोना के टाइम में आपने देखा कि कैसे हम छा गए थे, है ना। उसी तरह से हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री जो है एनिमल इंडस्ट्री में भी छा सकती है। फार्मा इंडस्ट्री में अमेरिका का 65% जो है मार्केट हिंदुस्तान कंट्रोल करता है। तो फिर क्यों ना हम एनिमल हेल्थ में उसी तरह ना करें, है ना। तो हमने खाली थोड़ा उसमें फोकस करना है। इंडिया में जितने भी पोल्ट्री के रिलेटेड हैं, चाहे हमारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मा के हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है जी। और प्रीमिक्सेस है, या मिनरल प्रीमिक्सेस है, एंजाइम्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिंदुस्तान में ना हो। एक ही हमने आगे करना है, थोड़ा सा हमने क्वालिटी उसको बढ़ानी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक का एक टारगेट रखनी है। उसके बाद सारे जहां में जो है हम ही चाहेंगे। स्काई इज द लिमिट। वेरी करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सैलन सर, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर